यस सर। तो क्या क्या हो गया था, हमने AC थ्रू रजिस्टर पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट जब किसी रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है ना, एरो नहीं लगाते इन जनरल, अल्टरनेटिंग सर्किट में करंट की डायरेक्शन शो नहीं करते क्योंकि चेंज होती रहती है ना, एक टाइम इंटरवल में 2 बार चेंज हो जाती है। ओके, फिर हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट थ्रू अ कैपेसिटर। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, तो बिकॉज वी साइनसॉइडली चेंज होता रहता है, इसलिए सर्किट में करंट भी साइनसॉइडली चेंज होता रहता है। जब रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, जीरो। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, जब अल्टरनेटिंग करंट किसी कैपेसिटर से पास होता है तब करंट वोल्टेज इनमें फेज डिफरेंस होता है, और कौन आगे होता है, करंट लीड करता है, करंट आगे होता है, और कितना आगे होता है, एग्जैक्टली π/2 फेज एंगल आगे होता है, कौन, करंट, किससे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। प्रूव करने के लिए कहे तो वो एक अलग सिस्टम है। गुड मॉर्निंग। ओके, बच्चे लेट आ रहे हैं, इधर लाइव भी लेट आ रहे हैं, ऑनलाइन भी लेट आ रहे हैं। यस गाइस, स्टार्ट करते हैं, लिखिए फटाफट लिखिए। एज शोन इन फिगर, और क्लास के लास्ट है ना 10 to 15 मिनट में मैं प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा जो कल एब्सेंट थे उनके लिए। AC थ्रू है ना, AC थ्रू कैपेसिटर वो रिवाइज करेंगे। नोट्स आपको अपने फ्रेंड से अरेंज करने होंगे, मैं फटाफट समझा दूंगा 10 to 15 मिनट में। ओके, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। AC थ्रू एन इंडक्टर as shown in figure, an inductor, अब मल्टी टर्न कॉइल, सोलेनॉइड, ये सब क्या होते हैं, इंडक्टर्स जिनका कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस L है। as shown in figure, an inductor of self inductance L, फटाफट लिखिए, is connected with an alternating voltage source, is connected with an alternating voltage source, full stop। गाइस बताइए क्या होता है ये, थर्ड टाइम लिख रहे हैं ना इसलिए पूछ रहा हूँ। रेजिस्टेंस के केस में भी था, V से स्टार्ट किया था हमने डेरिवेशन, कैपेसिटर के केस में भी V से ही, फर्स्ट इक्वेशन V का ही था। तो इस V को हम क्या कहते हैं, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज। इसको आप क्या कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, इंडिया में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। टी क्या है, इंस्टेंट टाइम, ये टी होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वी होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो वेरिएबल है इस इक्वेशन में, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम के साथ वी चेंज होता रहता है। ओमेगा इंडिया में 50 है ना, रेडियन पर सेकेंड। वी नॉट डिफरेंट अल्टरनेटिंग सर्किट में, डिफरेंट AC सर्किट्स में वोल्टेज की पीक वैल्यू डिफरेंट होती है। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। यस, थैंक यू। ओके, स्टार्ट कीजिए। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ alternating voltage, the instantaneous value of alternating voltage। इक्वेशन 1 लिख दो, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, AC थ्रू कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज जो हम कर रहे हैं AC थ्रू एन इंडक्टर,
कैपिटल एल सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, इक्वेशन 1 के बाद पुरानी नॉलेज काम आएगी। वो क्या? वो लेंज लॉ से हमने जो बात कही थी ना एक बार। हाँ भाई, पहले तो फैराडे की बात कर लेता हूँ। फैराडे ने बताया था जब भी किसी कॉइल से, नहीं आ रहा है। हाँ भाई, बाकी लोग ऑडियो वीडियो आ गया। क्लियर है। क्लियर है? तो clear है। बीच बीच में वीडियो चला जाता है। अभी अभी ठीक है? यस सर। हाँ, तो इक्वेशन 1 सभी ने लिख लिया। अब उसके आगे की बात बता रहा हूँ कि डेरिवेशन में हम किस तरह से v से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुंचेंगे, करंट के इक्वेशन तक पहुंचेंगे, और इक्वेशन 1 को और 3 को देखकर हम फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि कौन लीड करता है ना। जैसे कल हमने देखा था करंट π/2 फेज एंगल से आगे रहता है जब कैपेसिटर का केस था। ओके, तो फैराडे ने बताया था अगर किसी कॉइल से पास होने वाले, अगर किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। दैट्स इट। अब बिकॉज सोर्स कौन सा है? सोर्स है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो सर्किट में ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स करंट को कम ज्यादा करता रहेगा, है ना। जैसा खुद है साइनसॉइडली, जैसे खुद चेंज होता रहेगा, खुद मतलब v, वैसे ही सर्किट में करंट भी साइनसॉइडली चेंज होता रहेगा। पहली बात, अगर किसी कॉइल से पास होने वाला करंट चेंज होता है तो कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस एल सेल्फ इंडक्टेंस की कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको एडमिट कर लेना, इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेल्फ इंडक्टेंस एल है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो याद नहीं आ रहा है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इससे हमने न्यूमेरिकल भी किया था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। भाई चेक करो सही है क्या बात? और ये फॉर्मूला कहां से आता है? ये फॉर्मूला दो फॉर्मूलों से बनता है। विच टू फॉर्मूलाज? देखिए, एक आप कहते हैं फाई एम इक्वल टू एल आई, किसी भी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, किसी सोलेनोइड से लिंक्ड टोटल फ्लक्स ये होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और एल आता है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा लेंज फैराडे, दोनों लॉज को कंबाइन कर दे तो माइनस डी फाई एम अपॉन डी टी, तो ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज लेकर ये फॉर्मूला बन जाता है ना। फाई एम के प्लेस पर एल आई पुट कर दो, एल कांस्टेंट होता है, आउट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी याद रखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज लेंगे आज। ओके, इक्वेशन 1 के बाद लिखिए, इक्वेशन 1 के बाद लिखिए, if dir, if di by dt be the rate of change of, if di by dt be the rate of change, rate of change in current, rate of change in current passes through the coil, passes through the coil, then induced EMF, in the coil is given as, then induced EMF in the coil is given as minus L di by dt, इक्वेशन 2। तो स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
कैपेसिटर में स्टार्ट के लिए ध्यान रखना Q इक्वल टू CV काम में लिया था, Q इक्वल टू CV काम में लिया था, देन Q की हेल्प से I तक पहुंचे थे, याद है ना। ये बस ये की स्टेप्स होते हैं, की स्टेप्स। कैपेसिटर के केस में चार्ज और चार्ज के बाद है ना करंट की डेफिनेशन से आप करंट तक पहुंच जाते हैं, तो V से स्टार्ट करके I तक पहुंचना होता है। यहाँ पर V का फॉर्मूला लिखा। अब आपके सामने है सेकंड इक्वेशन, बिकॉज इंडक्शन कॉइल से पास होने वाला करंट टाइम के साथ चेंज होगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी इंस्टेंट पर होगा वो ये होगा, ठीक है। ओके, इस सर्किट में दो डिवाइसेस हैं, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, दूसरा इंडक्टर, है ना, इंडक्शन कॉइल, कॉइल इसको हम बोलते हैं। तो ये दो ही डिवाइस है। किरचॉफ का लूप रूल कुछ होता है, बताइए। किरचॉफ्स लूप रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, किसी क्लोज्ड पाथ में ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, हम कहते हैं ना इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये नेगेटिव साइन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करता है इसका सोर्स के पोटेंशियल का अपोज करता है। कुल मिलाकर किसी भी इंस्टेंट पर सोर्स के पोटेंशियल और कॉइल के इंड्यूस्ड ईएमएफ, सोर्स के पोटेंशियल V और कॉइल के इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन, इन दोनों का सम 0 होता है किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर। किस लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ के लूप रूल के अकॉर्डिंग। चलिए इक्वेशन 2 के बाद लिखिए, फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल, फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल, तो एक और इंपॉर्टेंट बात, इक्वेशन नंबर 2 यूजफुल है और लूप रूल यूज लेकर अब हम आई तक पहुंच जाएंगे, दैट्स इट। अब कौन है पीछे, शीतल, यस गाइस, लूप रूल लेकर हम कहां तक पहुंचेंगे, करंट तक पहुंचेंगे, ठीक है। अटेंडेंस कर लोगे ना, ओके। वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 1 2 से। तो लूप रूल को ध्यान रखें, किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हैं यहाँ पर, है ना। लूप रूल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं ना, किसी भी सर्किट में, है ना, रजिस्टर्स पर पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। अब यहाँ रजिस्टर तो है ही नहीं, कोई रजिस्टर नहीं है जिस पर पोटेंशियल ड्रॉप हो, बस दो पोटेंशियल हैं, एक है सोर्स का पोटेंशियल, एक है इंडक्शन कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ खुद एक पोटेंशियल होता है, ठीक है। हाँ, ये सर्किट में करंट को बढ़ाने की कोशिश करता है और ये उल्टा ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम ही 0 होता है, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम ही 0 होता है। इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। अब थोड़ा फटाफट करते हैं हम काम। तो V0 साइन ओमेगा टी माइनस L DI बाय dt, तो करंट का इक्वेशन बनाना है, उस डायरेक्शन में हम वर्क कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सेपरेट करता हूं मैं, L DI बाय dt इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ट्रू है ना, माइनस था ना ये टर्म, तो इधर उधर कैसे भी आप करें यहां तक पहुंच जाएंगे। DI इक्वल टू V0 अपॉन L साइन ओमेगा टी dt, साइन ओमेगा टी dt, तो DI मिल गया। अब इस DI के इंटीग्रेशन से आपको I मिलेगा, कैसे वो देखते हैं। तो आगे के बड़े जो टॉपिक्स हैं उनकी अब ये ABCD चल रही है, फिर हम इनको कंबाइन करेंगे, इनको मतलब RCL, सिंगल सिंगल पढ़ने के बाद इनके कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। सिंगल R पढ़ लिया, सिंगल C पढ़ लिया, सिंगल L का डिस्कशन चल रहा है, फिर उनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, और सबसे लास्ट में आएगा सीरीज LCR सर्किट, तीनों एक साथ कनेक्टेड होंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से। और CBSE या इंडिया का कोई सा भी बोर्ड हो, सीरीज LCR सर्किट का क्वेश्चन हर बोर्ड में आता है। गाइस डन यहां तक?
Yes, sir. चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर कर देता हूँ नेक्स्ट वर्क ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। I इक्वल टू इंटीग्रेशन V नॉट डिवाइडेड बाय L साइन ओमेगा टी dt, कांस्टेंट टर्म आउट, विच इज कांस्टेंट V नॉट पीक वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है, सेल्फ इंडक्टेंस एक फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पहले भी किया था जब हम आरएमएस वैल्यूज वगैरह पता कर रहे थे। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और वेरिएबल टाइम के साथ जो भी कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में पहुंच जाता है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन डिवाइड में ओमेगा। देखिए वो इंटीग्रेशन I इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी है, आपको याद होगा इक्वेशन 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, तो हमें करंट का जो फाइनल इक्वेशन बनाना है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ही होना चाहिए। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं हो जाता हम फेज को कंपेयर नहीं कर सकते। फेज मतलब फेज एंगल, एंगल को कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर कब कर पाएंगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाएंगे, ठीक है। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। एक बात ध्यान रखनी है, कॉस के आगे एक नेगेटिव साइन भी है, तो कॉस को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन यहाँ बता रहा हूँ कैसे कैसे हो सकता है। तो इसमें तो आई थिंक आपके पास एक होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, इसी से काम हो जाएगा फिर तो हमारा। भाई ये तो होता है, ये सब जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। 90 को आप पाई बाय 2 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। थीटा के प्लेस पर हम कहेंगे ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा टी। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होता तो इससे काम होता, बट अच्छी बात है नेगेटिव साइन है। तो अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नीचे यहाँ पर भी लगा दिया, दोनों तरफ नेगेटिव साइन अप्लाई कर दिया। साइन के बाहर जो नेगेटिव है उसको अंदर पहुंचाएं, साइन के बाहर जो नेगेटिव है उसको अंदर पहुंचाए, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बस इतनी सी बात है। तो इसको सॉल्व नहीं करते, ये तो मैं सेपरेट अलग बता रहा हूँ। इस नॉलेज को जस्ट यूज लेना है, यहाँ पर जस्ट यूज लेना है। तो क्या नॉलेज है, कॉस है ना, माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और इस फॉर्मूले में जो हमारा वेरिएबल है टाइम, उसके आगे पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं, ठीक है। कल ये बात आई थी, हमारे पास दो ऑप्शन थे बट एक ऑप्शन को हमने ड्रॉप कर दिया था जिसमें ओमेगा टी नेगेटिव था। इस ऑप्शन में ओमेगा टी पॉजिटिव ही है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल यूज लेंगे। तो माइनस कॉस ओमेगा टी के प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सर इसमें लिमिट्स नहीं आएगी क्या? हाँ, लिमिट्स क्यों नहीं आएगी भाई, ये जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना उसमें LHS RHS, ये जो है ना, यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। कुछ लोग ऐसे आपको कहे ना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन सम फंक्शन dx, इसको ध्यान से देखो, इसमें एक तरफ इंटीग्रेशन होना बाकी है, इंटीग्रेशन ऐसे लिख रहे हैं ना, एक तरफ ही इंटीग्रेशन होना बाकी है, और इसमें LHS में भी हुआ RHS में भी हुआ। तो वो जो आप कह रहे हो ना वो कांस्टेंट आएगा, लिमिट्स तो कुछ भी नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की अगर बात करें, यहाँ पर इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है, बट वो जो कॉफिशिएंट होते हैं वो दोनों साइड के कैंसिल आउट हो जाते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हुआ है इसलिए। ऐसा फंक्शन होता है, तो आपको पता है अगर लिमिट्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा अलग से बात बता रहा हूँ, लिमिट्स नहीं है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, सब जानते हैं। बट है ना, पीरियोडिक फंक्शन है पहली बार, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो रहा है। चलिए, तो कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। और लिमिट क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिट अगर करोगे तो एक्चुअल में आप क्या कर लोगे, है ना, फर्स्ट हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू आ जाएगी, या फर्स्ट हाफ साइकिल में
करंट की वैल्यू आ जाएगी और वो हमें पता नहीं करनी, हमें तो करंट का फॉर्मूला पता करना है, इंस्टेंटेनियस करंट का, और वो भी किस इंस्टेंट पर। ध्यान दे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ये कैपिटल V है, किस इंस्टेंट पर, ये स्मॉल t दिख रहा है ना, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस स्मॉल t टाइम पर कैपिटल V क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो हमें इस स्मॉल t टाइम पर ही इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला ही फॉर्मुलेट करना है। और ये जो अब एक्सप्रेशन आ गया आपके सामने, इसमें RHS में वन एंड ओनली वेरिएबल है टाइम, एक ही वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम, और LHS में इंस्टेंटेनियस करंट है, इस टाइम पर इंस्टेंटेनियस करंट। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने, तो देख लीजिए क्या क्या किया हमने। लूप रूल अप्लाई करके, है ना, V प्लस एप्सिलॉन को 0 पुट किया। इस लूप में दो ही हैं, एक सोर्स है और एक इंडक्टर है, तो इन दोनों के पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम 0 होगा लूप रूल के अकॉर्डिंग। इक्वेशन 1 2 से वैल्यू पुट करी और DI का फॉर्मूला बना दिया। अब DI के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया और यहाँ तक पहुंचे। इसमें ये बात ध्यान रखनी है, माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, या कोई ऐसे समझ ले साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है। हाँ, कोई बोला नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ, बताइए। आई थिंक फोर्थ, कोई नहीं बोला अभी। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मेरे हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट होता है भाई। एंगल को तो एक्यूट एंगल ही मानते हैं ना। यस सर, यस। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। तो उल्टा सोचना है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मिल जाएगा ना माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्या मिलेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो दो एंगल से बता दिया, या जिसको ये बात अच्छी लगे वो इधर से डाइजेस्ट कर ले। सर बट कॉस तो पॉजिटिव होता है। हाँ, कॉस पॉजिटिव होता है, हम कॉस की बात नहीं कर रहे, हम साइन की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था रिवर्स सोचना है, रिवर्स सोचना है। इससे ये मिलता है, दैट्स इट। तो उल्टा भी पॉसिबल है। इधर देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये सब जानते हैं। एक बात, अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन अप्लाई कर दें, ठीक है, तो साइन के बाहर जो नेगेटिव है उसको अंदर पहुंचाया, ऑर्डर चेंज हो गए, देखो नीचे, है ना, ऑर्डर चेंज हो गए, नेगेटिव साइन को अंदर पहुंचाया, दैट्स इट। बात यहीं खत्म हो गई। हमें पता लग गया कि माइनस कॉस ओमेगा टी इस टर्म के इक्वल होता है, दैट्स इट, लिख भी दिया, ठीक है। और बच्चे सोच रहे हैं कि कॉस तो, है ना, यस गाइस, कॉस तो पॉजिटिव होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन हम कॉस पर थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसा कौन कह रहा है, नहीं, हम कह रहे हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसको ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करें। आप 9th 10th में जो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इन जनरल 10th की ट्रिग्नोमेट्री ही काम है। ओके, तो अब आपको यूनिट्स के बारे में बताते हैं, है ना। ये जो बॉक्स है इसकी यूनिट क्या होती है, कल वाली बात वापस रिपीट कर रहा हूं। इस बॉक्स की यूनिट याद आ गया ना, यूनिट, ओके। वी नॉट की यूनिट वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। इसकी यूनिट का क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, यहाँ पर एम्पियर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर एम्पियर, ठीक है, यहाँ पर वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क है, दिस इज यूनिटलेस नहीं लिखा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आएगा ओम, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर। तो यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख रही है एल ओमेगा, इस एल ओमेगा की यूनिट क्या होनी चाहिए, ओम ही होनी चाहिए, ओम ही होनी चाहिए। डायमेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग वोल्ट अपॉन ओम क्या होता है, करंट इन एम्पियर। तो इसको क्या होना पड़ेगा, एल ओमेगा की यूनिट को क्या होना चाहिए, ओम होना चाहिए। अब एल ओमेगा का सिंबल और नाम देख लेते हैं, आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स एल। याद है कल हमने देखा था एक्स सी, और एक्स सी का नाम लिखा था हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बस उसी तरह से XL है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट के पाथ में ऑब्स्टिकल है इंडक्टिव रिएक्टेंस। बाकी सब कुछ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 फटाफट लिख लें। हियर L omega equal to XL called inductive reactance. Inductive reactance in ohm. तो इन ओम तो होना ही है क्योंकि डायमेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग LHS में एम्पियर है, आई करंट एम्पियर में, और RHS में न्यूमरेटर में तो वोल्ट है, डिनोमिनेटर में जो XL है या L ओमेगा है उसको क्या होना पड़ेगा, इन ओम। चलिए, तो ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, XL की यूजफुल इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी ये। इक्वेशन नंबर 3, बस इक्वेशन नंबर, या थोड़ा और आगे बढ़ाएं इसको। गाइस बताइए, V नॉट अपॉन XL को हम क्या पुट कर सकते हैं, आप ही बताओ, जल्दी बताइए। I not. मतलब पीक वैल्यू ऑफ I0. करंट, I नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट। काम कीजिए एंड इक्वेशन नंबर 3, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब जो इतनी मेहनत करके हम इक्वेशन 3 तक पहुंचे हैं, तो हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है, एक इंफॉर्मेशन पता लग रही है कि जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को इंडक्शन कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं तो किसी भी इंस्टेंट पर, इंस्टेंट मतलब स्मॉल टी टाइम दिख रहा है ना, यहाँ भी स्मॉल टी टाइम दिख रहा है, किसी भी इंस्टेंट पर करंट का फेज वोल्टेज के फेज से पीछे होता है। कितना पीछे होता है, पाई बाई 2 फेज एंगल पीछे होता है। तो कल हमने एक वर्ड यूज किया था, लीड। लीड करता है करंट जब कैपेसिटर पढ़ रहे थे। आज हम कहेंगे लैग, लैग्स बिहाइंड, है ना। चलिए लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, from equation 1 and 3 we conclude that, from equation 1 and 3 we conclude that when AC passes through an inductor, when AC passes through an inductor, when AC passes through an inductor, then at any instant, the phase of current lags behind, then the phase of current lags behind मतलब पीछे रहती है, phase of current lags behind to the phase of voltage, lags behind to the phase of voltage by the phase angle by the phase angle pi by 2, by the phase angle pi by 2। तो फटाफट बताइए, इस स्टेटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, कुछ डायग्राम, ग्राफ, कुछ दो काम करने हैं इस स्टेटमेंट के बाद, इक्वेशन 3 के बाद। यस, तो वेव ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद में फेजर डायग्राम। 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो वहां से भी बन सकता है, और ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। ये बड़ा क्वेश्चन कैसे बनता है, तो अभी जो स्टेटमेंट लिखा है ना, व्हेन AC passes through an inductor at any instant, the phase of current
lags behind to the phase angle to the phase of voltage by the phase angle pi by 2. lags behind, पीछे रहती है करंट की फेज वोल्टेज की फेज से, और कितना एंगल पीछे रहती है, पाई बाय 2 एंगल पीछे रहती है। इस बात को ध्यान में रखकर इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 को देखकर हम दो डायग्राम बनाएंगे, एक तो वेव ग्राफ होगा और एक फेजर डायग्राम। वेव ग्राफ लिखिए, वेव ग्राफ। इक्वेशन 1 पहले फिट कर देते हैं इस ग्राफ पर। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ, ठीक है। कल मैंने बताया था जब कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो करंट कहां से स्टार्ट होगा, और आपने भी कहा था यस। आज बताइए आप लोग, इक्वेशन 3 में जो करंट दिख रहा है वो इस ग्राफ में स्टार्ट कहां से होगा, वेव ग्राफ में स्टार्ट कहां से होगा? नेगेटिव एक्सिस के पाई बाय 2 से। नेगेटिव वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेगेटिव एक्सिस है यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा। कहीं से कवर तो कर रहा है ना आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल ठीक है, कवर कर रहा है। तो जीरो टाइम यहाँ पर कैपिटल T बाय 2 और यहाँ पर कैपिटल T, आगे भी ले सकते हैं हम, इतना तो बनाएंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में अगर स्मॉल t की वैल्यू आप 0 पुट कर दें तो आपको I इक्वल टू माइनस आई नॉट रिसीव होगा। दिमाग में चेक कर लें, इस t के प्लेस पर क्या पुट करें, 0। तो साइन माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, -1। साइन माइनस पाई बाय 2 का मतलब 270 डिग्री के वहां पर पॉइंटर पहुंच जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग बता दें, सही कह रहा हूं। अगर इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में टाइम 0 पुट कर दो तो I इक्वल टू माइनस आई नॉट मिलेगा। मिलेगा क्या? पता लग जाए तो बताना, मिलेगा क्या? यस सर। बाकी लोग, कुछ लोगों की और आवाज आ जाए। थर्ड इक्वेशन में टाइम 0 पुट करें तो ऐसा मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट करें तो v इक्वल टू 0 मिलता है ना, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो v है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड इक्वेशन में जो करंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो अपनी नेगेटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू से स्टार्ट होगा, माइनस आई नॉट। यहाँ से लेट ये पीक वैल्यू है नेगेटिव डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने दोनों ले लिए, वोल्टेज भी करंट, ठीक है। अब कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, यहाँ मिड में मार्किंग कर देता हूं मैं, ओके। तो मैं डॉटेड लाइन से करंट को शो कर रहा हूं कुछ इस तरह से। कंप्लीट कीजिए आप लोग भी। तो ऐसा ही चलता रहेगा, वोल्टेज ऑलवेज पाई बाय 2 आगे रहेगा, करंट ऑलवेज पाई बाय 2 फेज एंगल पीछे रहेगा। ये बता रहा है ये वेव ग्राफ। तो वेव ग्राफ मान लो एग्जाम में आ जाए, वेव ग्राफ फॉर V एंड I, वेव ग्राफ फॉर V एंड I, तो बस क्वेश्चन पूछ लेंगे, इन विच केस दिस वेव ग्राफ इज ट्रू। तो आप कहेंगे व्हेन AC passes through an inductor। तो हर डायरेक्शन से आपको पता होना चाहिए। चलिए फेजर डायग्राम अपने आप बना सकते हैं। यस सर। फेजर डायग्राम, फटाफट एक सर्कल बनाओ और इक्वेशन 1 वाला जो है ना V, उसको पहले दिखा दो। दिस इज अ सर्कल। कुछ लोग सर्कल नहीं बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बना देता हूँ, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन और दिस इज द पॉइंटर फॉर वोल्टेज लेट। और रेफरेंस लाइन से इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी। इक्वेशन 1 में हमने लिखा है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो टाइम है ना t, इंस्टेंट t पर ओमेगा टी फेज एंगल है v का, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो I कहाँ होगा, इक्वेशन 3 वाला ये I सेम इंस्टेंट t पर, ये I फेजर डायग्राम में कहाँ होगा, तो I का पॉइंटर देखो 90 डिग्री बिहाइंड, यहां कहीं होगा। ट्रू? यस सर। सर और V और I के बीच का एंगल 90 डिग्री।
90 डिग्री का सिंबल अप्लाई करते हैं। दिस इज फेजर डायग्राम। कुछ लोग सर्कल नहीं बनाते, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट सर्कल भी ये फेजर डायग्राम ही है। आप चाहे तो वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं। ये क्वाड्रेंट को शो करता है बस। ये दो 90 डिग्री वाली लाइन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बना देते हैं। चलिए, तो V का पॉइंटर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो I का तो पीछे ही है अभी π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब V आगे आएगा तो I भी ऐसे कैसे आगे आएगा। इन दोनों मार्कर को देखिएगा इस, और बड़ा ध्यान से देखना है आपको। लेट ग्रीन वाला जो है वो करंट के लिए है और ब्लैक वाला ये वोल्टेज के लिए। ये इस पर मैंने है ना कॉन्साइड कर दिया। और ये अब ये साथ साथ चलेंगे और इनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, π/2। V आगे जाएगा, I उसका पीछा करेगा, बट इन दोनों के बीच में फेज एंगल हमेशा क्या रहेगा, π/2। और कल वाले केस में उल्टा था, करंट आगे था, वोल्टेज पीछे था, याद है ना। कुछ इस तरह से था कल वाली कंडीशन में, यहाँ पर था करंट और यहाँ था, और इसमें भी ऐसे ही चलता रहेगा। करंट हमेशा π/2 आगे रहेगा इन केस ऑफ कैपेसिटर। ओके गाइस, टाइमिंग देख लेते हैं क्या हो गया। इट्स 7:42। तो हमारे 3 टॉपिक कल होंगे और एक साथ होंगे। AC थ्रू RC सर्किट, AC थ्रू RL सर्किट, देन AC थ्रू LCR सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, और उसमें इतने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज नहीं आएंगे, बस इंफॉर्मेशन काम आएगी जो हमने अभी तक गेन की है। जो नॉलेज अभी तक गेन की है वो नॉलेज काम आएगी। वो क्या, जब रेजिस्टेंस का केस होता है तो फाई क्या होता है, 0, दैट्स इट। जब कैपेसिटर का केस होता है तो फाई क्या हो जाता है, π/2, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि करंट लीड करता है, करंट आगे होता है। ठीक है, जब इंडक्टर की बात है अभी जो हमने पढ़ा उसमें फेज डिफरेंस है और करंट पीछे रहता है। ये इंफॉर्मेशन काम आएगी नेक्स्ट 3 टॉपिक्स में। फेजर डायग्राम ही काम आएंगे अब, फेजर डायग्राम। ओके, तो फेजर डायग्राम तक का काम आपने मे भी कर लिया होगा। अब 10 मिनट्स में पहले मैं प्रीवियस टॉपिक रिवाइज कर दूं, फिर हो सकता है सीरीज LR सर्किट के लिए थोड़ा सा हम काम कर लें आज। ठीक है, अब जब AC, कल वाली बात वापस रिपीट कर रहा हूं, आप चाहें तो कंटिन्यू रहें। ओके, अगर कैपेसिटर से हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया जिसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये है, दिस इज आवर इक्वेशन 1, यहीं पर लिख देता हूं। ठीक है, 5 मिनट्स में काम हो जाएगा हमारा। कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, Q = CV। जैसे जैसे V की वैल्यू, कैपिटल V की वैल्यू चेंज होती है, बस वैसे वैसे कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, हमें V से स्टार्ट करके I तक पहुंचना होता है, I का इक्वेशन बनाना होता है। अब रास्ता क्या है, तो रास्ता है चार्ज, है ना। कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज होता है Q = CV। C कैपेसिटेंस है, V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। तो इस तरह से ये चेंज होता है तो ये चेंज होता है। अब हम कहते हैं I = dQ/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और I = हो जाएगा d/dt। V क्या है, तो V है V0 sin ωt, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। और इस इक्वेशन से, दैट दिस इज सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से Q की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, V0 C V0 sin ωt, दैट्स इट, sin ωt। कांस्टेंट टर्म्स को आउट किया था, C V0 sin ωt का डिफरेंशिएशन बताया था आप लोगों ने, और वो क्या था, cos ωt, और प्रोडक्ट में ओमेगा। डिफरेंशिएशन के टाइम है ना, कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट में आती है इसलिए ओमेगा प्रोडक्ट में है, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, पॉजिटिव कॉस होता है। अब मैंने एक समझ लो मैजिक, क्या मैजिक, V0 डिवाइड में 1/C ओमेगा, है ना। फर्स्ट टाइम कोई देखता है तो सोचता है ये क्या हो गया, है ना। तो डिवाइड के डिवाइड में पहुंचाया किसको, C को, ओमेगा को, ऊपर किसको छोड़ा, V0 को। V0 की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। आगे जाकर हमें ऐसा कुछ एक्सप्रेशन
देखकर बात को समझना है। करंट की यूनिट एम्पियर, वी नॉट की यूनिट वोल्ट, और नीचे जो भी है डिनोमिनेटर में उसकी यूनिट क्या होगी वो हमें यहाँ से पता लग जाती है। उसकी यूनिट 100% क्या होगी, ओम। तो जब कैपेसिटर और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर खुद ऑल्टरनेटिंग करंट के पाथ में कुछ ना रेजिस्टेंस जनरेट करता है, कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ रुकावट जनरेट करता है। उस रुकावट के लिए कुछ डिफरेंट टर्म है, कुछ डिफरेंट नेम है, और उसको हम कहते हैं एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक्ससी क्या होता है, 1/c ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस टर्म को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो कॉस ओमेगा टी को साइन में कैसे कन्वर्ट किया था, तो हमने कहा था साइन 90 माइनस ओमेगा टी। हमारे पास दो ऑप्शन थे, है ना, ये रॉन्ग तो नहीं है, साइन 90 माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, है ना, बट फिर भी हमने इसको यूज नहीं लिया था, हमने इस इक्वेशन को यूज नहीं लिया था। उसका एक ही रीजन था, जो हमारा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम, उसके आगे नेगेटिव साइन आ गया, ओमेगा टी के आगे नेगेटिव आ गया, इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, टाइम के आगे नेगेटिव साइन आ गया इसलिए। अब एक और ऑप्शन, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या 90 प्लस थीटा कहें, कुछ भी कहें, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 पर ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, दोनों बातें ट्रू है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और पाई बाई 2 पर ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। तो इसको हमने लिया था रीजन, कॉस ओमेगा टी पॉजिटिव है और हमें प्लस कॉस ओमेगा टी मिल रहा है ना, ओके। तो ओमेगा टी पॉजिटिव है और इससे हमें कॉस ओमेगा टी मिल रहा है। इस ओमेगा टी के प्लेस पर हमेशा हमें यही वाला यूज देना, ये नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर वोल्टेज का ग्राफ ऐसे बन रहा है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, अगर आप ये वाला साइन सेलेक्ट कर लें तो करंट का ग्राफ तो फिर उल्टा जाने लग जाएगा, टाइम नेगेटिव, ऐसा नहीं करना है। ओके, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दैट्स इट। बस यहाँ से पता लग जाता है कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर सिंबल मैंने थोड़ा एल लिख दिया, लिखना था सी कैपेसिटिव की केस, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डिवाइड किया वी नॉट को, तो ये टर्म हो जाती है पीक वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इनको देखकर पता लग रहा है क्या, वो स्टेटमेंट बोल देता हूँ, क्या लिखा था हमने, व्हेन AC passes through a capacitor or flowing through a capacitor, the phase of current lead to the phase of voltage by the phase angle pi by 2। तो phi की वैल्यू क्या है, प्लस पाई बाई 2, करंट आगे होता है, ठीक है। और इसका वेव ग्राफ प्लॉट किया था, वेव ग्राफ हमने आगे से इस तरह से प्लॉट किया था। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हम पहले दिखा देते हैं, और सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन से पता लग रहा है कि करंट टाइम 0 होने पर पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट कर दो तो I इक्वल टू मिलेगा प्लस आई नॉट, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा ग्राफ, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, जो कि अभी नेगेटिव से हुआ था, थोड़ी देर पहले बताया था। तो इस तरह से वेव ग्राफ भी आप बना सकते हैं। फेजर डायग्राम की बात करें तो इक्वेशन 1 का पॉइंटर हम ऐसे दिखा देते हैं, है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्वाड्रेंट, और इधर हम कहते हैं ओमेगा टी, दिस इज द पॉइंटर ऑफ वोल्टेज। तो करंट का पॉइंटर कहाँ चला जाता है, इधर, है ना, पाई बाई 2 फेज एंगल आगे होता है किससे, बी से। तो ये कंप्लीट बात हमने कर ली, थोड़ा फटाफट की बट कुछ छोड़ा नहीं, कंप्लीट डिस्कशन हमने कर लिया। अब एक बार टाइम को और चेक कर लेते हैं, तो बड़ा जल्दी कर लिया। गाइस हेडिंग लिखिए, AC through a series, AC through a series किसी के नेटवर्क इशू आ रहा हो, कुछ छूट गया हो
या कुछ बाउंस है ना, कुछ बाउंस मार गई हो चीज, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है AC through series RC सर्किट, RC सर्किट, RC मतलब रजिस्टर कैपेसिटर, ये दो डिवाइसेस होंगी। ओके, डायग्राम बनाते हैं। और रजिस्टर और कैपेसिटर, तो ये टॉपिक कंपैरेटिवली छोटे और इजी होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड काम तो हमने कर लिया, हाँ पुरानी इंफॉर्मेशन काम आती है, इसलिए ये थोड़े कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई इक्वेशन नहीं लिखनी, बस V पर छोड़ दें। और वीडियो सबके ठीक चल रहा है? Yes, sir. ओके, देखिए अब हम ओम्स लॉ को थोड़ा सा बता देते हैं कि ओम्स लॉ बड़ा जनरलाइज लॉ है। ओम्स लॉ आप रजिस्टर के केस में ऐसा लिखते हैं, V = IR इन केस ऑफ रजिस्टर, तो यहाँ मैं VR कर देता हूँ। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन रजिस्टर। अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर पर पोटेंशियल ड्रॉप VC क्या होता है, IXC। थोड़ा ध्यान दें भाई, डायमेंशनल रूल्स के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि I की यूनिट एम्पियर होती है और XC की यूनिट क्या होती है, ओम। तो एम्पियर इंटू ओम क्या होगा, VC इन वोल्ट। तो ओम्स लॉ एक बिल्कुल जनरलाइज लॉ है। रजिस्टर के केस में आपने खूब पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। अब 12th में कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में भी ओम्स लॉ सही है। और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस हो तो किसी इंडक्शन कॉइल पर पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, IXL। दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये तो आप जानते ही हैं रजिस्टर के केस में। अब कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो जगह पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सर्किट में सीरीज सर्किट है तो किसी इंस्टेंट पर करंट तो सेम रहता है। सीरीज में कौन सेम रहता है, करंट, है ना, सीरीज में। तो किसी इंस्टेंट पर दोनों पर करंट की वैल्यू सेम होगी, R पर भी और कैपेसिटर C पर भी। यहां पर मान लेता हूं रजिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप VR है। VR है तो आप समझ सकते हैं करंट वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। लेट दिस इज VR, लेट दिस इज I। करंट का फेज, वोल्टेज का फेज सेम है। फाई क्या है, 0 है। रीजन, प्रीवियस नॉलेज, रजिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप और रेजिस्टेंस से करंट सेम फेज में होता है। कैपेसिटर की केस की बात करें तो अगर करंट का ये फेज है तो बताइए VC का पॉइंटर ऊपर होगा, नीचे होगा, कहाँ होगा? करंट का फेज हमने दिखा दिया हॉरिजॉन्टल, फ्लैट। VC का एरो कहाँ होगा सर? नीचे। यहाँ पर। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि हमने पढ़ा है when AC passes through a capacitor then phase of current leads to the phase of voltage by the phase angle π/2, है ना। तो करंट को हमने जानबूझकर हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। अब करंट से बाकी करंट हमारा रेफरेंस हो गया, करंट को कंपेयर करके करंट से कंपैरिजन करेंगे। तो करंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो वोल्टेज भी हॉरिजॉन्टल होगा इन केस ऑफ R, सेम फेज में होते हैं इसलिए। करंट अगर हॉरिजॉन्टल है तो वोल्टेज को π/2 पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि करंट π/2 आगे होता है। इन केस ऑफ R करंट लीड करता है, इन केस ऑफ C करंट लीड करता है। तो गाइस ये डायग्राम बहुत यूजफुल है, जिसमें हमने अंदर R के नीचे ये एरो और C के नीचे कुछ एरोस दिखाए। सर ये वोल्टेज ऊपर नहीं हो सकता था? वोल्टेज ऊपर हो सकता है, I इधर
और V इधर, बट वो V कौन सा वाला V होता है? इंडक्शन कॉइल के लिए होता है ऐसा। Yes, sir. जब हम सीरीज RL सर्किट पढ़ेंगे कल, RL सर्किट, तब मैं ये वाला डायग्राम भी बनाऊंगा। करंट अगर इधर है तो वोल्टेज फिर आगे हो गया, क्योंकि करंट लैग्स बिहाइंड, आज ही तो लिखा है हमने, द फेज ऑफ करंट लैग्स बिहाइंड। तो दिमाग में बस तीन ही बातें याद रखनी है, R के लिए क्या होता है, C के लिए क्या होता है, L के लिए क्या होता है। R के लिए phi 0 होता है, C के लिए phi की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 होती है, मतलब करंट लीड करता है। और L के केस में phi की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होती है, मतलब करंट पीछे रहता है, करंट लैग्स बिहाइंड, आज लिखा था। तो दिख रहा है साफ, करंट आगे है C के केस में, और जब L का केस आएगा तो करंट पाई बाई 2 फेज एंगल पीछे होगा। B इधर है तो I इधर होता है, बट वो L के केस में होता है आगे। तो इंपॉर्टेंट बात तो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए एक पैरा लिख लेते हैं, बाकी काम कल करेंगे। एक पैराग्राफ लिख लो, है ना, लिखिए, एज शोन इन फिगर, as shown in figure, a resistor of resistance R, a resistor of resistance R, capital R, and a capacitor of capacitance C, and a capacitor of capacitance C are connected in series, are connected in series between point A and B। डायग्राम में ये लीजिए, between point A and B, full stop, between point A and B। तो A और B क्या है, कॉम्बिनेशन के एंड्स हैं, A and B एंड, और इसके बीच में सीरीज में कनेक्टेड है R C दोनों, फुल स्टॉप, between the ends A and B। आगे लिखिए, an alternating voltage source, an alternating voltage source is connected, an alternating voltage source is connected with this combination, with this combination। ये जो RC कॉम्बिनेशन है, इससे हमने इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया है। डन गाइस? तो कुछ स्टूडेंट्स की स्कूल्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ तक का काम हमें करना है, इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, Thank you, sir. बाय। ओके, Thank you, sir.